आज की वीडियो में जानेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबको पता होना चाहिए, पर पता सिर्फ गिने चुने लोगों को होता है। ये टॉपिक बेसिकली आपको बताता है कैसे एक ब्राउज़र आपका सारा कोड लेके आपको दिखाता है अपने ब्राउज़र पे। मतलब हर एक वेब डेवलपर को इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो जानते हैं आज इस वीडियो में कि आपको इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए और ये आखिर ये टॉपिक है क्या। सबसे पहले जानते हैं CRP आपको क्यों जानना चाहिए, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है CRP को समझने की। हम डेवलपर्स जब भी कुछ पढ़ते हैं हम हमेशा सिंटैक्स देखते हैं या फिर कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं। मान लेते हैं आपने JS, HTML और CSS पढ़ लिया है, बट हम ये भूल जाते हैं कि ये आखिर रेंडर कैसे होती है। तो जब भी हमें कोई परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करनी आती है हम गोल हो जाते हैं, हम ऐसे सोचते हैं यार ये परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे करें हम। उस टाइम एडवांस कॉन्सेप्ट की जगह अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि आखिर ब्राउज़र कैसे रेंडर कराता है कोड को, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली कुछ अप्रोचेज आ जाएगी कि कैसे हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही होता है, अगर आपको सीनियर डेवलपर बनना है तो आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करना आना चाहिए, और अगर आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो आपको CRP आना चाहिए। CRP इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ बेसिकली यही बताता है आपको कि ब्राउज़र कैसे रेंडर कराता है आपके कोड को। तो ये कुछ रूल्स होते हैं या फिर स्टेप्स बोल सकते हैं आप इनको। 5 स्टेप्स होते हैं। इन 5 स्टेप के बारे में हमें जानना है कि आखिर ब्राउज़र कैसे रेंडर कराता है आपके फ्रंट एंड कोड को। उसके लिए आप चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपको एक सुंदर सा कोड दिख रहा होगा, वेलकम टू सेमीकोलन गाय। सो आपका स्वागत है, और आज हम इसी कोड की मदद से देखेंगे कि आखिर CRP होता क्या है। बहुत ही सिंपल कोड है, सिंपल ही समझेंगे, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आराम से समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। पहले स्टेप आता है डॉम ट्री। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, बेसिकली जो भी हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है उसका हमें एक ट्री बनाना है। तो सामने आपको दिख रहा है अभी HTML का एक कोड। तो सबसे पहला फेस क्या आएगा, ब्राउज़र आपके लोकल होस्ट, मतलब लोकल होस्ट कह रहा हूँ, आपका जो भी कोड होगा, जो भी फाइल होगी, HTML फाइल होती है जो सबसे पहले जाती है, तो उसको लोड करेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाके नेटवर्क टैब पे जाता हूँ, रिलोड और सॉरी JS पे कर रखा है ऑल पे, ठीक है। तो जो सबसे पहली फाइल आती है वो देखिए वाटरफॉल में सबसे पहले कौन सी आती है, लोकल होस्ट। सब कुछ इससे ही होता है, सारी फाइल जो भी आती है CSS JS सब कुछ इस मेन फाइल से होता है। ये मेन फाइल होती है, एक HTML आनी जरूरी है। अगर आप HTML फाइल नहीं भेजोगे तो क्या ही रेंडर होगा, कुछ भी नहीं रेंडर होगा। JS फाइल कितनी भेजते रहिए, आप भेज भी नहीं पाओगे। सबसे पहली बात तो आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए ही होगा, तो ये फाइल आती है सबसे पहले। अब जैसे ही ये रेंडर होती है, सबसे पहले काम क्या करता है ब्राउज़र, इसका एक ट्री बनाता है, डॉम ट्री कहते हैं जिसको। तो जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रही है HTML, हेड, लिंक, टाइटल, बॉडी, डिव, स्क्रिप्ट, इन सब का एक डॉम ट्री बनता है। कैसा डॉम ट्री बनता है अब देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे HTML है, HTML की 2 ब्रांचेस निकल जाएगी जिसको कहते हैं हेड और बॉडी, और ऐसे ही करते करते हेड के अंदर 3 ब्रांचेस निकल जाएगी, टाइटल, लिंक एंड देन बॉडी के अंदर यहाँ पे 4 ब्रांचेस निकल जाएगी, H1, डिव, स्क्रिप्ट। समझ में नहीं आ रहा है, अभी डायग्राम दिखाता हूँ। क्रोम पे गए, यहाँ पे हमने डायग्राम खोल लिया है, और यहाँ पे हम डॉम ट्री का डायग्राम अगर देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल डायग्राम दिख रहा है। देखो HTML है, उसके अंदर हेड देन बॉडी, हेड के अंदर हमारे पास टाइटल है, लिंक है, तीसरा लिंक है, फिर यहाँ पे हमारे पास बॉडी है, बॉडी के अंदर H1 है, फिर स्क्रिप्ट है, फिर H1 के अंदर एक टेक्स्ट नोड है। टेक्स्ट नोड बेसिकली टेक्स्ट को रेंडर कराने के लिए, ये किसी और वीडियो में जानेंगे, आज इसके बारे में नहीं बात करते हैं। तो इसके बाद आता है स्क्रिप्ट डिव। तो जितने भी आपके HTML एलिमेंट्स हैं उनका एक डॉम ट्री बनाया जाता है। इस ट्री की मदद से आगे क्या होगा वो आप जानेंगे। तो बेसिकली पहला स्टेप यही होता है कि आपका एक ट्री बन गया। अब दूसरे स्टेप आते हैं। दूसरे स्टेप बेसिकली जितनी भी आपकी CSS होती है उसको एक CSS ट्री में कन्वर्ट किया जाता है। अब वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो समझते हैं। तो जैसे ही मैं कोड में जाता हूँ, आपको दिख रहा होगा मैंने 2 CSS फाइल इंपोर्ट करी है। पहली का नाम है index.css, दूसरी का नाम है index2.css। ठीक है, सही है। तो अब जाते हैं अपने गूगल क्रोम पे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको रिलोड कराता हूँ, अभी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है क्योंकि मैंने JS से इसको हटा रखा है, पर मैं अब क्या करता हूँ, एक बार JS फाइल को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं रिलोड करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा कलर ब्लू आ रहा है। ब्लू कलर मैंने दिया है index2.css में। अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ये जो आपको इतना सारा कोड दिख रहा है ये मैंने जानबूझ के डाला है जिससे फाइल का साइज़ बढ़ जाए और थोड़ी धीरे फाइल इंपोर्ट हो बेसिकली पेज के अंदर। सो यहाँ पे देखिए index2.css में H1 में ब्लू कलर है और index1.css में रेड कलर है।
तो जनरल आइडिया क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा, पहले रेड कलर आएगा पर फिर ब्लू कलर आएगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब जब भी ब्राउज़र CSS की ट्री बनाता है तो एक बात दिमाग में रखता है कि जब तक सारी CSS फाइल्स ना आ जाए तब तक हम कुछ भी रेंडर नहीं करेंगे। तो इसको हम कहते हैं रेंडर ब्लॉकिंग। CSS रेंडर ब्लॉकिंग होती है। तो मान लेते हैं अगर हम index.css पे जाते हैं, ये चाहे हमारी 1 सेकंड में आ जाए, पर अगर index.to.css 50 सेकंड ले रही है तो हम तब तक कोड को रेंडर नहीं कराएंगे। अब इसका प्रूफ अभी दिखाता हूँ। तो अगर मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पे, मैं इसको करता हूँ स्लो 3G, ठीक है। तो अभी मैं इसको कराता हूँ रिलोड। अभी वो पुराना कोड दिख रहा है, तो अभी बिल्कुल धीरे धीरे कोड आएगा। यहाँ देखिए index.css आ गया, index.css, index2.css। ओके, सो index.css में बहुत सारा फालतू का कोड है। अगर मैं उसको रिमूव करता हूँ पहले, क्योंकि वरना दोनों का टाइमिंग सेम आ रहे हैं। हाँ, तो रिमूव हो चुका है। अब क्या आइडिया होगा कि पहले रेड दिखना चाहिए और फिर उसके बाद हमें दिखना चाहिए ब्लू। सो अब रिलोड करते हैं। अब जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ तो अभी देखिएगा index.css वो लोड हो चुकी थी, पर कोड तब तक रेंडर नहीं हुआ जब तक index2.css नहीं आई। तो एक और बार दोबारा करके दिखाता हूँ अलग से टैब में, क्योंकि यहाँ पे कैशिंग का आ जाता है, वो पुराना कोड दिखाता है। तो अब मैं यहाँ पे गया, ओह अब स्लो 3G नहीं था, सॉरी। सो मेरे को पहले स्लो 3G एक्टिवेट करना होगा। सो अभी जाता हूँ नेटवर्क टैब पे, स्लो 3G। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही मैं कोड को रेंडर कराता हूँ, जैसे ही लोकल होस्ट पे जाता हूँ, अब देखिए जो index2.css जब तक लोड नहीं हुई तब तक यहाँ पे कोड नहीं दिखा। तो CSS जब CSS का ट्री बनता है तो हमेशा रेंडर ब्लॉकिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको ही पता है CSS को हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर हम index.css में रेड कलर दिखा देते, फिर एकदम से index.to.css में कास्केड होता है, आपके CSS में कास्केड होता है, जो पहली वो वर्ड होता है, तो उसके हिसाब से यही होता है कि अब आगे जाके जब भी हम उसको चेंज करेंगे तो नए चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वही दिख रहा है, index2.css में हमारे पास ब्लू कलर आया है, रेड नहीं आया है 1 सेकंड के लिए भी, क्योंकि ये रेंडर ब्लॉकिंग होता है। अब CSS ट्री कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। तो अगर हम नीचे जाते हैं, हाँ, CSS ट्री में सिर्फ वो नोड्स आएगी जो आपको जिसमें स्टाइल्स लगे हैं बेसिकली। अब वो स्टाइल्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे आपके पास स्टाइल डिस्प्ले नन वाला हो या फिर कलर वाला हो, हाइट वाला, विड्थ वाला, उस पर स्टाइल होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास हेड और टाइटल टैग थे, लिंक टैग थे, ये बेसिकली इंपोर्ट के लिए या फिर टाइटल सेट करने के लिए यूज़ होते हैं, इनके कोई स्टाइल्स नहीं होते हैं। तो इसलिए ये CSS ऑब्जेक्ट मॉडल में आया भी नहीं है, CSS वाले ट्री में आया भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए कि HTML और CSS हमारे पास दोनों का आ गया, डोम का और CSS का। अब आते हैं थर्ड फेज पे। थर्ड फेज पे आने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग। बेसिकली क्या होता है, जब हम index.html को पास कराता है कोई भी ब्राउज़र, तो जैसा भी मैंने बताया आपको, CSS रेंडर ब्लॉकिंग होती है, और जो स्क्रिप्ट टैग होता है वो रेंडर ब्लॉकिंग नहीं होता है, पर वो पार्सर ब्लॉकिंग होता है। अब समझाते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पहले हम देख लेते हैं। हाँ, सो जो हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होता है वो रेंडर ब्लॉकिंग नहीं होता है। रेंडर ब्लॉकिंग का क्या मतलब था कि जब तक दूसरी फाइल नहीं आएगी हम पहले को रेंडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, index.js में हम क्या करेंगे, रुकिए हम थोड़ा कम साइज रखते हैं index.js का, एक बार देख लेता हूँ कम साइज, हाँ कम साइज है। ठीक है, तो हम पहले चाह रहे थे कि index.css का कलर पहले रेड आए, फिर index2.css का कलर ब्लू आए, बट वो हम अचीव नहीं कर पाए क्योंकि CSS रेंडर ब्लॉकिंग होती है। अब स्क्रिप्ट टैग पार्सर ब्लॉकिंग होती है। अब देखते हैं वो क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैं index.js में जाऊँ, मैंने क्या किया है, अभी तक हम ब्लू कलर देख रहे थे, मैं चाहता हूँ कि इसमें येलो कलर हो जाए जब जैसे ही index.js लोड हो, और जैसे ही index2.js लोड हो हमारा कलर हो जाए ग्रीन। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही एप्लीकेशन में जाता हूँ, स्लो 3G है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान रखिएगा येलो ग्रीन, ओके। और स्टार्टिंग में हमारे CSS का ब्लू था, वो भी देखते हैं आता है या नहीं आता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फाइल लोड हो रही है, ब्लू आ गया है, ब्लू के बाद येलो आ गया है, और येलो के बाद अब आपको ग्रीन दिखेगा। तो आपने देखा ये डिफरेंस होता है CSS और स्क्रिप्ट टैग के बीच। स्क्रिप्ट टैग बेसिकली पार्सर ब्लॉकिंग होता है, और जो CSS होती है वो रेंडर ब्लॉकिंग होती है। पार्सर ब्लॉकिंग में बेसिकली ये होता है कि वो यहाँ पे आएगा index.js पे, उसको पता चलेगा कि ये हमें ये फाइल लोड करानी है, ठीक है, इसको ले आते हैं।
तो वो उस फाइल को लाएगा, उसके बाद वो इस फाइल को लाएगा, ठीक है। पर वो रेंडर ब्लॉक नहीं करेगा, सामने जो रेंडरिंग हो रही है ब्राउजर के ऊपर वो होती रहेगी। पार्सर ब्लॉकिंग में सिर्फ इतना होगा कि अगर वो यहाँ पे आ गया है तो जब तक ये फाइल लोड नहीं हो जाती है तो वो अगली वाली लाइन पे नहीं जाएगा, सिंपली ये रूल होता है। बट आजकल के जो मॉडर्न ब्राउजर है वो बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम पैरेलली इसको डाउनलोड करेंगे, हम इसको जैसे CSS में पैरेलल डाउनलोड होता था वैसे करेंगे, पर पार्सर ब्लॉकिंग नहीं रखेंगे। तो जैसे ही मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ और रिलोड करता हूँ, इस बार मैं नो थ्रोटलिंग कर लेता हूँ, मतलब कोई डिले ना आए। हाँ, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमारा लोकल होस्ट डाउनलोड हुआ, उसके बाद हमारी चारों फाइल्स पैरेलली डाउनलोड हो गई। तो क्योंकि आजकल के मॉडर्न ब्राउज़र बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं, तो वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमें सिर्फ एक स्क्रिप्ट टैग डाउनलोड करना है फिर दूसरे पे जाना है। अब हो चुका है इतना सब कुछ। सो हमारे पास आ गया है डोम ट्री, हमारे पास आ गया है CSS का ट्री। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, बेसिकली एक नया ट्री बनाएंगे, रेंडर ट्री। ट्री 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 हर जगह ट्री हो रहा है। सो आप बोलते हो ना डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होता है, अब दिख रहा है डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होता है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो अब जाते हैं रेंडर ट्री पे। रेंडर ट्री आता है हमारा तीसरा फेस, सो तीसरा स्टेप। रेंडर ट्री में क्या होता है अब देखते हैं। हाँ, सो ऊपर आपने देखा HTML ट्री में हमने सारी जितनी भी नोड्स थी वो सारी इंक्लूड करी, हेड नोड, बॉडी, टाइटल, लिंक, H1 सब कुछ। CSS में सिर्फ वो हमने इंक्लूड करी जो जिसमें स्टाइल्स है। और अब आते हैं रेंडर ट्री में। रेंडर ट्री में सिर्फ वो नोड्स इंक्लूड होगी जो हमें फ्रंट एंड पे दिखानी है, मतलब जो हमें ब्राउज़र के अंदर दिखानी है। कौन कौन सी नोड थी वो? सिर्फ H1। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमारे पास एक डिव नोड थी जिसका डिस्प्ले नन था। यहाँ पे अगर कोड में जाते हैं, यहाँ देखिए डिस्प्ले नन का रखा है, तो वो नोड हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो हम रेंडर ही नहीं कराएंगे, उसका डिस्प्ले नन हो चुका है। उस नोड को हम रेंडर ट्री में दिखाएंगे ही नहीं, हालांकि वो ब्राउज़र में दिखेगा, पर रेंडर ट्री ये कहता है कि मैं सिर्फ उन नोड्स को लूँगा जो हमें फ्रंट एंड पे दिखानी है। तो ये डिस्प्ले नन हमारी हमें नहीं दिखानी है तो हम इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, इसको हम भूल जाएंगे। तो सिंपली रेंडर ट्री यही होता है। डोम ट्री को लीजिए, CSS को लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका रेंडर ट्री आ गया। अब हमारा आधा काम यहीं कंप्लीट हो चुका है। रेंडर ट्री पे आ गए, सब कुछ हो गया। अब हमारे सिर्फ 2 स्टेप बचते हैं। सो 5th स्टेप आता है लेआउट का। लेआउट, सो लेआउट बेसिकली क्या कहता है कि रेंडर ट्री तुम मुझे अपना डेटा दे दो जो भी तुम्हें मिला है, मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कैसे ब्राउज़र पे मैं उसको कितनी स्पेस पे रेंडर कराता हूँ। सो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन गाय है, इसका कुछ फ़ॉन्ट साइज़ होगा। सो वो उस फ़ॉन्ट साइज़ को कैलकुलेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग एक विड्थ कैलकुलेट करेगा। तो अगर मैं यहाँ कंप्यूटर पे जाता हूँ तो आपको दिखेगा एक विड्थ, हाँ 1470 पिक्सल्स। सो वो कहता है कि मैं एक विड्थ कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, ये मतलब पूरी ब्राउज़र की विड्थ आ गई 1470। आप मेरे को फ़ॉन्ट साइज़, विड्थ, हाइट जो भी है बता दीजिए, मैं उसको देखता हूँ कि मैं ब्राउज़र पर उसको कितनी जगह इंक्लूड कर सकता हूँ, मतलब बेसिकली कितना स्पेस लेगा ब्राउज़र उस एलिमेंट को करने के लिए। लेआउट फेस में बेसिकली यही कैलकुलेट होता है कि हाँ कितना हमें स्पेस लेना है। अगर मोबाइल है तो कम स्पेस लेंगे, लैपटॉप है तो ज़्यादा लेंगे, टीवी है तो और भी ज़्यादा लेंगे। तो लेआउट फेस बेसिकली यही करता है कि हाँ मैं इतना इतना स्पेस लूँगा, वो ये सब कैलकुलेट करता है। सो लेआउट का बस इतना ही काम है, बहुत ही सिंपल स्टेप है, इतना ही था। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पेंट का। पेंट फाइनल स्टेप है। पेंट में बेसिकली पेंट ये कहता है ठीक है रेंडर ट्री तुम मुझे दे दो कि मैं कौन सा हमें मतलब कौन सा ट्री रेंडर कराना है। बेसिकली ये एक ट्री होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अंदर अंदर नोट्स जाती रहती है ऐसे। तो मैं ट्री को रेंडर करा दूंगा और लेआउट तुम एक काम करो, मुझे विड्थ वगैरह दे दो जितनी भी थी और उसके अकॉर्डिंग मैं उसको सामने दिखा दूंगा। सो पेंट फेस में यही होता है कि वो आपका सारे जितने भी नोट्स होंगे उसको लेगा, उन पे पेंट करेगा, बेसिकली उनको फ्रंट एंड पे दिखाएगा। पेंट होता है लास्ट स्टेप, इसके बाद ख़त्म होते हैं सारे स्टेप। अभी जब हमने लेआउट फेस के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सारा कुछ ये होता है, विड्थ वगैरह कैलकुलेट होती है। तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप ब्राउज़र की विंडो को ऐसे बंद करते हो, मतलब कम करते हो या ज़्यादा करते हो, तो लेआउट फेस वापस शुरू हो जाता है। सो मतलब जो शुरू के 3 स्टेप थे वो तो थे ही, तो लेआउट फेस वापस से शुरू हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी विड्थ हुई है, कितनी विड्थ अब हमें चाहिए। क्योंकि अब जैसे हम कम कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा 702 पिक्सल्स हो गया। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्पेक्ट पे,
कंप्यूटर पे जाता हूँ तो विड्थ देखना अब 702 पिक्सल्स हो गई। तो लेआउट वाला जो फेस है वो बार बार कैलकुलेट होता है जब भी आप विंडो साइज़ चेंज करते हो। इसकी वजह से जब भी आप लेआउट चेंज करते हो तो पेंट हमें वापस करना पड़ता है, मतलब जो पेंट वाला फेस होता है वो वापस आता है। और इसी फ्लो को हम कहते हैं रीफ्लो। मतलब जब भी आप कोई फ्रंट एंड पे चेंज करोगे तो एक रीफ्लो होगा, उसमें हो सकता है आपकी डोम नोट ज़्यादा आए, डोम नोट कम आए, तो उसमें आपका सारा फेस सीआरपी का वापस से चलने लगता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे जब हम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आज के लिए सीआरपी इतना ही था। आज की वीडियो में हमने जाना सीआरपी आपको क्यों पढ़ना चाहिए और वो होता क्या है। बट अब मेन टॉपिक ये आता है कि हम उसको इम्प्रूव कैसे करें। इम्प्रूवमेंट के लिए अगले 2 वीडियोस आने वाली है, 2 पार्ट में आएगी। बहुत ही, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस के लिए। दोनों वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन तो दबा दीजिएगा जिससे आपको अलर्ट आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये प्लेलिस्ट भी पसंद आएगी। इसमें मैं बेसिकली बताता हूँ कैसे आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं फ्रंट एंड कोड के लिए अगर आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है आपकी वेबसाइट की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार। सेमीकोलन।